अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 का हम रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते और आइंदा आने वाले हफ्ते में हम ये चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 6.2, जिसमें हमें इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास होगा उसी का अगला टॉपिक 6.3, एक लॉ डिस्कस करना है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, जिसको हम आम तौर पर इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल उसी के बाद वाला है, जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है जी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल उसी के कंसेक्यूटिव है, 6.5। इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसके अगला टॉपिक बिल्कुल उसी के बाद वाला है, जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम ली चैटलियर्ड प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ली चैटलियर्ड प्रिंसिपल भी हम कहते हैं। माइक में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है? बाकियों को आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है? ज़रा बता दें। सर बहुत शोर आ रहा है। शोर आ रहा है? शोर? अब बताएं, अब सही आ रही है आवाज़? जी सर, अब सही है। अब सही है। अच्छा, मैंने वो असल में पिन जो है वो चेंज करके लगा दी थी। अच्छा जी, अब ज़रा चूँकि हम इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक में सर हमारे जी बेटा। सर, ये आखिरी आखिरी का टॉपिक के अंदर भी ये बैलेंस बैलेंस आएंगे इक्वेशन। नहीं 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 नहीं, असल में ये एक प्रिंसिपल है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहलाता है। अच्छा जी, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 6.1 और 6.7, 6.8 और 6.9 ये टॉपिक्स हमारे पास नहीं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक मैं ज़रा साइड में लिख दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। देखें जी, हमारे पास कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट है हमारे पास। इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद फिर हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन होगी, केसी का फॉर्मूला बनाएंगे हम। फिर उसके बाद रिलेशन केसी और केपी के दरमियान पढ़ेंगे। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे हमारे, और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्विलिब्रियम होगी, उसकी एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल भी होंगे हमारे पास। यानी कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना 6.4,
ये हमारे पास असल में न्यूमेरिकल के साथ हैं। फिर 6.5 के अंदर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि कोई 3-4 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। और फैक्टर इफेक्टिंग में हमारे पास 4 टॉपिक्स होंगे, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट होती है। इसको हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के तहत हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। इसके बाद के मज़ीद टॉपिक हमारे पास नहीं होंगे, वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर ख़त्म हो गए। ठीक है जी, तो फिर हम अपने इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस जो है वो हमारे इस चैप्टर में, बल्कि इस चैप्टर में क्या, तमाम चैप्टर के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पढ़ते, तब तक हम लोगों को उस चैप्टर का रूट समझ में नहीं आता। अगर आपको किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ना हो तो उस चैप्टर की सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स होती हैं, सबसे पहले तो आप उसके बारे में पढ़ा करें, तो आपको फिर वो चैप्टर आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की 2 बुनियादी टाइप्स हैं। यहाँ मैं उन टाइप्स की बात नहीं कर रहा जो आप क्लास 9th में पढ़ कर आए थे, सही है, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, या फिर आप डिकम्पोजिशन, कंबस्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद भी आपको कुछ और किस्म की केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सही है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो बुनियादी टाइप हैं, वो टाइप हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसमें से पहली टाइप जो हमारी होती है उसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन विच reactant are completely changed into the product, जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, एंड देयर विल बी नो बैकवर्ड रिएक्शन, और जिसमें कोई वापसी का रास्ता ना हो। मिसाल देता हूँ आपको, हमने NaCl लिया, उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो NaCl और AgNO3 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। ये जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हुआ, जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए, इसकी निशानी होती है एक एरो, ठीक है, सिंगल एरो। सिंगल एरो का जो टिप होता है, टिप यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो निशानी होती है, वो इसकी निशानी क्या होती है, इसकी निशानी होती है, मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, ये एरो, एक सिंगल एरो इसकी निशानी होती है, और जिसकी जो एरो की टिप होती है, ये इंडिकेट कर रही होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दीली हो रही है, कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होगा।
आम जुबान में हम इसको यूं ले लें कि जब आप मेन रोड पर जाते हैं, सही है, तो आप देखते हैं कि आपकी दो रोड होती हैं और दोनों रोड आपकी जो है वो फॉरवर्ड रोड हो रही होती है, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है, वहां कोई वापसी का रास्ता नहीं होता। अगर आप वहां से वापस गाड़ी चलाएंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रॉन्ग ड्राइव का चालान बना देगा आपके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन उस रोड को वापसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चला जाए, ठीक है, लेकिन वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट ना हो, उसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम? इररिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम आम जुबान में यही कह सकते हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन को एक जुमले में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि डिनोटेड बाय एरो, ठीक है भाई, हम इसको ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। अब इसके साथ एक और कहानी ये भी होती है कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा रहा होता, ठीक है। या बाज औकात, बसा औकात ये भी होता है कि इट माइट बी वेरी स्लो टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट और इट माइट बी डज नॉट हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, यानी कि बहुत ही स्लो रिएक्शन भी होता है बाज औकात, उसको भी हम फॉरवर्ड कहते हैं कि बहुत स्लो 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 प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ रहा होता, ठीक है। नॉर्मली तौर पर अगर आप डिकम्पोज करते हैं वाटर को तो फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, सही है। अगर हम H2O को डिकम्पोज करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पे तो वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, ठीक है जी। बिल्कुल इसके साथ साथ ये जो आपका फायर वर्क होता है, ये जो आप पटाखे वगैरह फाड़ते हैं ना, ये भी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। आपने एक दफ़ा कोई पटाखा लिया है, कोई छोटा सा बम लिया है, आपने उसको जलाया, जलाने के बाद वो हवा में गया और उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फायर वर्क पेश कर दिया। तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब वो फायर वर्क वापस आपका पटाखा नहीं बन सकता, ठीक है भाई। जी बेटा, अब हमारे पास दूसरी जो हेडिंग है वो दूसरी हेडिंग बनेगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन आप दोहरा सकते हैं, यानी कि मैं यूं कहूं कि इन विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। यानी कि सादा अल्फाजों में कहूं कि रिएक्टेंट विल चेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल चेंज इनटू द रिएक्टेंट। लेकिन अभी इस जुमले की तरफ नहीं जाइएगा, इस जुमले के अंदर कुछ खामियां हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों पॉसिबल हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है। यानी कि एक ऐसी रोड है जिसमें गाड़ियां एक तरफ से दूसरी तरफ जा भी रही हैं तो दूसरी तरफ से पहली तरफ वापस आ भी रही हैं। जैसे उमूमन आपके जो घर की गलियों की जो रोड होती है वो आपकी टू वे होती है, वहां आप गाड़ियां लेके भी जा रहे होते हैं और वापस भी ला रहे होते हैं। लेकिन जो मेन रोड होती है वो आपकी सिर्फ वन साइडेड होती है, वो वन वे होती है। तो इसलिए वन वे को हम कहेंगे इरिवर्सिबल और टू वे को हम कहेंगे रिवर्सिबल। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने हाइड्रोजन और आयोडाइड लिया,
ये टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन गैस भी बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर वापस हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रहा है। ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अब आप देखें तो इस इक्वेशन के साथ आपके दो रिएक्शन हो रहे हैं। पहला रिएक्शन कि ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में टूट रहा है। इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि टूट रहा है इसमें। और इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपका एक और रिएक्शन भी साथ साथ इसी में चल रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। और चूंकि ये एक ही साथ हो रहा है तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। चाहिए भाई। अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की एफ आर यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी होती है ये एरो, और बैकवर्ड रिएक्शन की निशानी होती है ये एरो। तो इसलिए जब हम एक ही साथ इन दोनों को लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि 2HI फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने यूं एरो यूं बना दी, और हाइड्रोजन और आयोडाइड बन रहा है। फिर ये हाइड्रोजन और आयोडाइड मिलकर वापस 2HI बना रहा है। तो अब मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखें, अब मैंने एक उल्टी एरो बना दी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन दोनों तरफ काम कर रहा है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ समझने के लिए आपको बताई है, वरना इसके अंदर एक खामी ये है कि इसमें ये बताया गया है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमेशा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में अब ये रिएक्टेंट बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बात हमारी वहीं पर ही आकर रुक रही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। बस फर्क ये है कि चूंकि ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रहे हैं तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला और प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड वाला है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला और प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड वाला है। क्लियर बेटा, समझ गए? तो हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन जो है वो इसे कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरी चीज की तरफ, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम, उसके लॉ, उसकी स्टेट, उसकी इक्वेशन, उसके रिएक्शंस, हम क्योंकि सारी चीजें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मुतवाजिन, बराबरी, बैलेंस, इक्वल, ये मायने होते हैं इक्विलिब्रियम के। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में, सही है, हम सिर्फ रिवर्सेबल रिएक्शन को ही कंसीडर करेंगे। ओनली कंसीडर रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी कि हम टाइप 2 वाले रिएक्शंस को ही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 वाले जो हमारे पास रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में कभी हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो वन साइडेड है, वो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उनमें वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन ये जो हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन है इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम लॉ, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इन सारी चीज़ों के अंदर हम रिवर्सेबल रिएक्शन को क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। तो इसलिए हमने इसका एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर मुतवाजिन, बैलेंस, इक्वालिटी आ जाए, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो आप ये बात याद रखें, इक्विलिब्रियम स्टेट या बैलेंस हमेशा तभी कायम होता है जब आपके पास दो चीज़ें मौजूद हों। आप अगर सब्जी खरीदने जाएंगे, फ्रूट खरीदने जाएंगे, तो वो तराजू पे जब आपको चीज़ तोल के देता है तो वो बैलेंस तभी करता है जब दोनों चीज़ें बराबर हों, यानी कि दोनों तरफ से हल्के और भारी होने का खदशा हो। जब तक उसको दोनों को वो बैलेंस नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट का जो है वो कायम नहीं होती।
लेकिन अगर आप एक ही तरफ करते जाएंगे, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, एक ही तरफ से बात करते जाएंगे, दूसरी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा, एक ही तरफ से फ्रेंडशिप हो जा रही है, दूसरी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा, एक ही तरफ से मेहनत हो जा रही है, दूसरी तरफ से कोई पैसा ही नहीं आ रहा, एक ही तरफ से तिजारत हो जा रही है, दूसरी तरफ से कोई माल नहीं आ रहा, तो फिर आप मुझे बताएं ऐसा बिजनेस, ऐसी दोस्ती या ऐसा काम नहीं चल सकता जिसमें आपको सामने से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा हो। अब मैं आपको पढ़ाता जाऊं, सामने बच्चे ही नहीं है, तो कभी भी मैं जो है वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकूंगा। हाँ, अगर टू वे प्रोसेस होता है एजुकेशन, जैसे एजुकेशन को टू वे प्रोसेस कहते हैं, क्यों? क्योंकि टीचर भी पढ़ा रहा होता है, बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, टीचर भी मेहनत कर रहा होता है, बच्चे भी मेहनत कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एक रिजल्ट भी नजर आता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमारा जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सेबल रिएक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इक्विलिब्रियम या रिवर्सेबल रिएक्शन जो है ये हमें कैसे पता चला। इसके पीछे जो है वो एक छोटी सी हिस्ट्री बताते हैं। वो बताते ये हैं कि तकरीबन 1803 में, यानी कि इन 1803 एक साइंटिस्ट था फ्रेंच, उसका नाम था लुइस ब्रेथलेट। सही है। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, अगर इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये प्रोड्यूस करता है CaCO3, जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, और एक नमक पैदा करता है जिसको हम कहते हैं NaCl। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब उसने ये चेक किया कि दरिया के किनारे वो बैठा था, रिवर बैंक, दरिया के किनारे उसने ये चेक किया, तो ही फाउंड, उसने क्या देखा? उसने ट्रेसेस ऑफ Na2CO3 देखे। अब वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि आपको वहाँ समंदरों पे, दरियाओं जगहों पर आपको जो है वो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट वहाँ मौजूद होते हैं, तो वहाँ से आपको कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl तो हासिल हो रहा है। अब उसने ये देखा कि यहाँ तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl हासिल होना चाहिए था, क्योंकि प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट आपको नजर आता है, हासिल होता है, लेकिन उसको नजर क्या आ रहा? उसको Na2CO3 नजर आ रहा। वो समझ गया, चाहिए नाउ ही डिटरमाइन, वो समझ गया कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl बन रहा है, ये आपस में मिलके वापस Na2CO3 भी बना रहा है। इसको उसने कह दिया कि ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले तक तो यही सोचा जाता था ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दीली हो जाती है, बस वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पता चला कि नहीं, ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो बैक वक्त एक ही टाइम दोनों काम कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हो उसको रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर A और B मिलकर C और D बना रहे हैं और एरो सिर्फ एक तरफ है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, इसको हम इरिवर्सेबल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर A प्लस B मिलके C प्लस डी बना रहा है और C प्लस डी मिलके वापस A प्लस डी भी बना रहा है, तो इसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे और इसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद हम आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या चीज़ है। सही है, यानी कि जिसको हम कहते हैं बैलेंस, मतवाजन, बराबरी वाली स्टेट, ये क्या चीज़ है? बराबरी वाली स्टेट की मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। इक्विलिब्रियम स्टेट की सादी सादी सी इक्वेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं,
सिर्फ 2 और 2 4 वाली इक्वेशन, डेफिनेशन सही है, 2 और 2 4 वाली, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction. इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जिसमें आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो, यानी कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है, यानी कि एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं, पूरी दुनिया से, समंदरों से, रिवर से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होके ऊपर जा रहा है, कंडेंस होके बादलों में जमा हो रहा है, बादल बन रहा है, फिर वो बादल जो है वो आपस में टकराते हैं, गरजते हैं, अल्लाह की रहमत से बारिश बरसती है। तो आप ये देख रहे हैं कि बारिश बरस रही है, एट अ टाइम वो जो बारिश बरस रही है तो बिल्कुल उसी सेम टाइम जो है वो आपका पानी वापस एब्जॉर्ब होके बादल में जमा भी हो रहा है, फिर पानी बरसता जा रहा है, वापस एब्जॉर्ब होके पानी में जमा भी होता जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसके बाद पानी गिर रहा है, फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एक ही वक्त में आपके दोनों काम चल रहे हैं। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन सेम है, तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं आपको एक सादी सी एक और एग्जांपल देता हूं। ये है आपके पास एक बॉक्स कंटेनर और ये है आपका दूसरा कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन गैस रखी, इस कंटेनर में मैंने आयोडीन गैस रखी, ठीक है। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है जो मैं गोल दायरे से बना रहा हूं, और ये आपकी आयोडीन गैस है जो मैं चकोर शेप से जाहिर कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, एक कंटेनर में डाल दिया। उस कंटेनर में डालने के बाद ये आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई। ये देखें, जीरो यानी कि गोल और चकोर मैं एक साथ मिला रहा हूं, तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब चूंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, वापस हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन भी बन जाएगा, यानी कि वापस ये जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगा, है ना भाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे। अब जब दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो आपको जो इक्वेशन है कंटेनर में वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। मैं आपको ये एक बड़े बॉक्स में करके दिखा रहा हूं कि कुछ हाइड्रोजन आपको अकेले नजर आएंगे, कुछ आयोडीन आपको अकेले भी नजर आएंगे, लेकिन कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड आपको मिक्स भी नजर आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रही है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना रहे हैं। एक ही वक्त में आपके दोनों काम हो रहे हैं। तो ये वाली जो स्टेट है, ये स्टेट है कि जिसमें आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। तो ये जो स्टेट होगी ये कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। क्या कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट। ग्राफ में हम इसको यूं जाहिर करते हैं कि ये आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन है, ये आपके पास टाइम है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी रिएक्शन शुरू करते हैं तो ये ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूं ये रिएक्टेंट है, और ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं ये प्रोडक्ट है, ठीक है भाई। अब ये जो आपका रिएक्टेंट है ये मैंने ऊपर क्यों शो किया, क्योंकि किसी भी रिएक्शन जब शुरू होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, और प्रोडक्ट चूंकि बना हुआ नहीं होता तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होती है। अब जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होती जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है ना भाई। आप एक काम करें, एक जग में पानी लें और सामने एक गिलास ले लें या 2 गिलास ले लें, तो रिएक्टेंट क्या होगा, जग, और गिलास क्या होगा आपका बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है।
अब जग के अंदर आपने एक शरबत लिया हुआ है, तो शरबत की कंसंट्रेशन हाई है, जग फुल भरा हुआ है। अब जैसे ही आपने इफ्तार के लिए लोगों को जूस निकाल-निकाल के दे रहे हैं, तो ग्रेजुअली आपका रिएक्टेंट में शरबत का लेवल डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को सर्विंग शुरू कर रहे हैं, जूस देना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में क्या होगा, एक गिलास भर जाएगा, थोड़ी देर बाद दूसरा गिलास भर जाएगा, थोड़ी देर बाद तीसरा गिलास भर जाएगा। तो वक्तन फवक्तन दो काम हो रहे हैं। पहला, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में गिलास ऑफ जूसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किसी भी रिएक्शन का एक तरीकेकार होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो जैसे ही आप रिएक्शन करते रहेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लेवल पर आकर, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों काम होते हैं। एक लेवल पर आकर अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी नहीं, बल्कि एक लेवल पर आ जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिरेगी नहीं, बल्कि एक लेवल पर आ जाएगी। ये वो लेवल है जिसमें दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब क्यों कम नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो गया। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्रोडक्ट से जो है वो वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो रहा है। तो ये जो आपकी स्टेट होगी, ये वाली जो मैंने आपको ये दायरे से बताया, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है भाई। तो ये मैंने जो है वो आज आपको इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ाया। कल हम जो है वो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे। तो आज हमने पहला टॉपिक कर लिया, कल हम लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे जिसको इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। कोई सवाल हो तो पूछ लें।